वास्तविक संख्या के वीडियो सीरीज़ का आज ये अंतिम लेक्चर है, लेक्चर 10। तो एक टॉपिक वास्तविक संख्या में बचा हुआ था, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4, जो इस तरह का सवाल रहता है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। इस टाइप के अलावा बाकी जितना भी सवाल था वो सब हम लोग देख चुके थे। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है इसका और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसको साबित करते हैं हम लोग किससे, भाग एल्गोरिदम से। भाग एल्गोरिदम आप लोग पढ़े थे, भाग एल्गोरिदम बराबर क्या पढ़े थे, a बराबर bq + r। जो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम को हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, उसमें a बराबर क्या था, bq + r, जहाँ पे r जो होता था वो 0 से बड़ा या बराबर होता था और b से क्या होता था, छोटा होता था। तो a बराबर bq + r, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है और b से क्या है, छोटा है। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग देखें हैं तो ये 6q + 1 ये भी bq + r के रूप का है। किसके रूप का है, bq + r। ये भी bq + r के रूप का है और ये भी bq + r के रूप का है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने पे ये समझ में आया कि b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 6। तो हम लोग यहाँ b का वैल्यू 6 रखते हैं, b बराबर 6 रखने पर। तो जब b हम 6 रखें तो r का संभावित मान क्या हुआ, r हो सकता है 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, क्योंकि b बराबर हम क्या रखे हैं, 6 रखे हैं। तो r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा। तो 6 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर, तो r का जो संभावित वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, है ना। तो r का इतना ही वैल्यू हो सकता है। तो b बराबर क्या है, b बराबर है 6 और r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। कब, जब हम b बराबर 6 रखते हैं तो। ठीक है, तो अब एक एक कंडीशन को हम लोग लेते हैं। एक बार b बराबर तो 6 दिया है, ये तो फिक्स है, तो b 6 और r 0 हम लोग ले करके देखते हैं। तो जब r 0 हम लोग लेते हैं तो r0 जब लेते हैं तो a बराबर 6q + 0, a बराबर 6q + 0, जो 6q हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा। तो 6q जब हम लिखें इसको, तो इसको हम 2 × 3q लिख सकते हैं। 2 × 3q इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो 3q है इसको अगर हम लोग m मान लेंगे तो ये 2m के रूप का हो जाएगा। और 2m के रूप का कैसा संख्या होता है, सम संख्या होता है। 2m के रूप का कैसा संख्या होता है, सम संख्या होता है। तो ये 6q जो है वो कैसा संख्या हुआ, सम संख्या हुआ। इसी तरह r बराबर 1 लेते हैं, तो r बराबर जब हम 1 लिए हैं तो a बराबर 6q + 1 है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल के देखना चाहते हैं, तो 2 कॉमन निकाले तो 3q यहाँ बचा और +1 यहाँ से तो 2 कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि 1 से 2 कैसे निकलेगा। तो यहाँ 1 का 1 रह गया, तो ये 2 और × 3q और +1 ये आ गया, जो 2m + 1 के रूप का है। जहाँ m बराबर हम क्या मान रहे हैं, m बराबर 3q मान रहे हैं, है ना। m बराबर 3q लेते हैं तो ये 2m + 1 के रूप का है। तो पहला वाला जो है ये आया है मेरा 2m के रूप का, दूसरा वाला जो है ये आया है मेरा 2m + 1 के रूप का। अब r बराबर 2 ले करके देखते हैं। तो r बराबर जब 2 लिए तो 6q + 2 आया, बराबर क्या है 2 × 3q + 1। तो 2 × 3q + 1 आया। 2 जब कॉमन ले लिए हम लोग, तो 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो ये 3q + 1 बचा। तो अब इसको हम लोग अगर m मान लें, 2q + 1 ये पूरा का पूरा हम साइड करके m मान लें, तो ये 2m के रूप का हो जाएगा। 6q + 2 किसके रूप का हो जाएगा, 2m के रूप का हो जाएगा। तो ये तीसरा वाला भी आया है, ये मेरा 2m के रूप का आया है। अब इसी तरह r बराबर 3 लेकर के हम लोग देखते हैं। तो r बराबर जब 3 लेते हैं तो a बराबर 6q + 3 हो जाता है। तो 3 में से 2 अलग हम लोग अगर कर देते हैं तब एक शेष बच जाएगा, बाहर में एक शेष क्या होगा, बच जाएगा। तो 6q + 2 और एक शेष यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे अब 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से आएगा। तो 2 कॉमन ले लिए हैं, तो 3q और +1, ठीक है। और यहाँ +1 का ये 1 अलग रह गया। तो अब यहाँ 2m + 1 के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो m बराबर 3q + 1 होगा। m बराबर क्या होगा, 3q + 1 होगा। तो ये 2m + 1 के रूप का आ गया है। तो ये जो है ये भी मेरा किसके रूप का आया, 2m + 1 के रूप का आया। 4 इसी तरह लेते हैं हम लोग, तो ये 2m के रूप का आ जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर 5 लेते हैं, तो ये 6q + 5
इसमें से 5 में से हम एक को अलग करके 4 निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 से 2 निकाला जा सकता है, 1 से नहीं निकाला जा सकता है। तो जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3q + 2 और +1 अलग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग m बना देते हैं तो ये 2m + 1 के रूप का है, तो ये भी 2m + 1 के रूप का है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक आया है 2m के रूप का, फिर 2m + 1 के रूप का, फिर 2m के रूप का। तो जो इसमें से 2m के रूप का आया है वो सम संख्या का रूप है, और जो इसमें 2m आया है वो सम संख्या का रूप है, और जो इसमें 2m + 1 आया है वो विषम संख्या का रूप है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 2m + 1 के रूप का है। तो 2m + 1 के रूप का है, अतः ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अतः स्टेटमेंट में क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि, तो हम लोग साबित कर दिए अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा, क्योंकि यही तीनों 2m + 1 के रूप का है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि सम पूर्णांक, तो हम लोग अब आगे इसमें ये भी बता सकते थे कि अतः एक धनात्मक सम पूर्णांक 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का होगा, है ना। तो दोनों क्वेश्चन एक ही में इसमें शामिल हो गए। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 1 मिनट। तो ये जो पहला नंबर सवाल था, ये पहला नंबर सवाल से आप लोगों का अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा, और इसी टाइप का सवाल एग्ज़ाम में भी आता है। अब ये दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा सवाल में यहाँ क्या दिया हुआ था। अच्छा, एक बात और मेंशन करना चाहेंगे, यहाँ पे 6q दिया हुआ था, तो हम लोग b = 6 लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर 2q रहता, 4q रहता, 3q रहता, तो आप b = 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, और b अगर 2 होता तो r का वैल्यू 0 या 1 हो सकता था। b अगर 3 रहता तो r का वैल्यू 0 या 1 या 2 रह सकता था। r = 4 रहता तो b का वैल्यू 0 या 1 या 2 या 3 रह सकता था, है ना। तो इसी तरह उस टाइप के उस सवाल को भी सॉल्व किया जा सकता था जो इसी के तरह हो। तो अब हम लोग दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस सवाल में बोला जा रहा है कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो हम लोग सेम प्रोसेस किए, भाग एल्गोरिथम लगाएं a और b पूर्णांकों के लिए। a बराबर क्या है, bq + r। तो a जब bq + r हो गया तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, b का वैल्यू 3 मानेंगे, क्योंकि ये 3m और 3m + 1 के रूप का साबित करना है। तो b जब हम 3 रख लिए हैं तो r का वैल्यू 0, 1 या 2 हो सकता है। r का वैल्यू 0, 1 या 2 हो सकता है। तो r बराबर जब हम 0 लिए, r बराबर क्या लिए, 0 लिए यहाँ पे, तो a बराबर क्या हो सकता है, a बराबर 3q + 0 मतलब 3q। अब इसका चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब क्वेश्चन को हमको वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करके हमको देखना होगा कि वो 3m + 1 के रूप का है या नहीं है। तो जब हम इसको वर्ग किए हैं, a² को वर्ग किए हैं यहाँ पे, तो ये 3q का होल स्क्वायर हुआ, मतलब 9q² हुआ। तो 9q² में 3 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 3 × 3q² हो जाता है, जो 3m के रूप का है, जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर है 3q², m बराबर क्या है 3q²। ठीक है, r बराबर 1 लेते हैं, जब r बराबर जब हम 1 लेते हैं तो a बराबर 3q + 1, a बराबर क्या आता है, a बराबर आता है 3q + 1। अब इसका वर्ग हम लोग जब करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर को इसमें हम तोड़ें, ये आया 9q² + 6q + 1। अब इसमें से 3 कॉमन लिए तो 3 इसी दोनों में से ना निकलेगा, 1 से तो 3 निकलेगा नहीं, तो ये 3 निकल गया, और 3q² + 2q और +1 अलग रह गया, इसके रूप का है। अब अगर इसको हम लोग m बना दें तो ये 3m के रूप का आया ना, ये 3m + 1 के रूप का आया। ठीक है, अब r बराबर इसी तरह हम लोग 2 लेकर के देखते हैं, तो r बराबर 2 लिए तो 3q + 2 आया, इसका वर्ग कर लिए जब हम लोग, तो वर्ग कर लिए तो ये आया 9q² + 12q और +4। अब 4 है तो 4 से हमको 3 कॉमन निकालना है, ये हमको पता है। तो 4 से 3 कब निकलेगा, जब 3 + 1 उसको लिखेंगे, 3 + 1 लिख दिए, तो 3 इसमें निकालें तो इसमें से भी 3 निकला, इसमें से भी निकला और इसमें से भी निकला, और 1 जो है ये अपना अलग थलग रह गया। तो m अगर इसको मान लेते हैं हम,
तो ये 3m+1 के रूप का है ना। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था, जरा जो पहला यहाँ पे पार्ट था उसमें किसके रूप का आया, उसमें 3m के रूप का आया, 3m के रूप का। दूसरा जो पार्ट था वो किसके रूप का आया, वो 3m+1 के रूप का आया, वो 3m+1 के रूप का आया। और तीसरा जो पार्ट था वो भी किसके रूप का आया, वो भी 3m+1 के रूप का आया। अब आगे भी निकालेंगे अगर हम लोग ऐसे ही, तो वो 3m+1 या 3m के रूप का आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अतः a² मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m+1 के ही रूप का होगा। ठीक है, अब हम लोग एक घन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर घन रहे तब उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो अब तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक का घन 9k+1 या 9k+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि अगर a = bq+r, ये तो हमको लेना ही है, और b यहाँ पे अगर हम 9 रख देते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो यही करते आए हैं कि b हम यहाँ से देख के रखते थे वैल्यू, तो b अगर 9 रख देते हैं तो a हमको लेना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना सॉल्व कर पाना है संभव है, आसान इतना सॉल्व कर पाना। अगर एग्ज़ाम में ये आएगा तो ये सॉल्व कर पाना 8 टर्म है आसान। 8 का क्यूब मतलब 8 टर्म का क्यूब निकाल करके उसको हमको इस रूप में लाना होगा। ठीक है, तो इस असुविधा से बचने के लिए हम लोग b को 3 मानेंगे। b को क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। 3 इसीलिए मानेंगे क्योंकि 3 का जब क्यूब हम लोग करते हैं तो होता है 27, और हमको पता है कि यहाँ पर क्या करना है, घन करना है, का घन। किसी धन पूर्णांक का क्या करना है, घन, है ना। मतलब घन का मतलब क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये जो घन है ये इस रूप का आएगा। तो इसका मतलब जो भी पूर्णांक है उसका हमको घन तो करना ही है, उसका क्यूब तो करना ही है। तो भाग एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं